सो आई वेलकम यू ऑल टू द विजय यात्रा 2023 एंड 24। मैं साहिर कमाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं वर्ष 2023 और 24 की विजय रथ यात्रा में शामिल होने के लिए आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन लेक्चर नंबर 3, जैसा कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, केवल पास्ट एंड डिफिनिट के ऊपर चर्चा करेंगे। कुछ एक्सेप्शन केस जो कि प्रेजेंट एंड पास्ट इंडिफिनिट में ही यूज हो सकते हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। पास्ट इंडिफिनिट और प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में कल हमने एक चीज बता दी थी कि अगर आप टेंस की बात करें तो 12 टेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस केवल यही दोनों है, क्योंकि बाकी सारे टेंसेस का इस्तेमाल हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में चाहे स्पीकिंग में हो या फिर राइटिंग में बहुत कम होता है। तो एक तरफ आप 50% 10 टेंसेस को रख दीजिए और इधर 50% में केवल 2 टेंसेस, क्योंकि ज्यादातर हमारे सेंटेंस प्रेजेंट एंड पास्ट एंड डिफरेंट टेंस के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, फिर चाहे वो एक्टिव हो और फिर चाहे वो पैसिव हो। तो चलिए आ जाओ भाई। हेलो, हाउ आर यू, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कितने लोग आ चुके हैं? मोहम्मद सुहेल, राजेश, कुलदीप, श्री, संजना, विजय यादव, लकी, राज, नितिन, मनीष, लवकुश, शिव, हेलो बेटा, सौरभ, तनवीर, अंजलि, दीक्षा, मंजीत, अतुल, मिस अभिषेक, मिस अभिषेक नहीं है, मिस ऊपर गया है, अभिषेक आप अपने आप पुनः समझे, मनीष यादव, पारुल, अनुज, महेश यादव, रिजवान अहमद, श्री, वैभव, शीतल, अभिषेक, राजेश, राघवेंद्र, अतुल, पायल, रूपा, हरेंद्र, अरुण, आदित्य, अंकित, नितेश, पायल, विनीत, राजेश, वंदना, साहू, गोलू, साक्षी, वैभव, विभव, सॉरी, यशपाल, हर्षिता, रानी तिवारी, मंजीत, कुलशेखर, अनुज, अनिल सिंह, कुमकुम, वेरी गुड, इधर रुचि, शिवा, अंकित, रितिका, श्रीचंद्र यादव, अरुण अरुण अरुण, मनीष, मिस नीरू, गुड इवनिंग, शुक्ला जी, मृदुल शुक्ला, आकाश, रिजवान, लकी, शिवर है। चलिए नाम रिपीट हो, अनीश, कुलदीप, नितेश, नाम रिपीट हो गए। इट मीन सभी का हमने अटेंडेंस ले ली। स्टार्ट करेंगे और कल का जो चीज बताना था वो भी आज हम लोग बात करेंगे। क्या करना है, सबसे पहले बिना बकवास करे डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। विजय 2024 में आप सभी का स्वागत। इंग्लिश लेक्चर नंबर 3 आपके सामने पोल बीच बीच में आएगा, तो आप अपना फीडबैक जरूर दे सकते हैं। लेक्चर नंबर 3 पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नेम है टेंस और टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज का ये लेक्चर, उसके बाद आती है व्हाट वी विल लर्न टुडे। हम लोग आज सीखेंगे क्या? ऑल स्ट्रक्चर्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। सम एक्सेप्शन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, ये भी ठीक है। और पास्ट, ऑल टाइप ऑफ कंडीशन ऑफ यूजिंग पास्ट इंडेफिनिट, जितने भी चीजें हैं, कंडीशंस क्या है पास्ट इंडेफिनिट, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की कंडीशन होती है वैसे पास्ट इंडेफिनिट के भी है। कुछ मैच करता है प्रेजेंट का पास्ट में और पास्ट का प्रेजेंट में, लेकिन कुछ अलग है। उसके अलावा हम कह रहे हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट करेंगे स्ट्रक्चर्स के ऊपर। सबसे पहले चलते हैं। हमने आपको कल एक बेसिक सी बात, कल टाइम इसलिए लग गया आपको समझाने में कि स्ट्रक्चर्स को आपको याद नहीं करना है। स्ट्रक्चर्स बहुत बड़ा मैटर करता है। जरा से स्ट्रक्चर गलत होने पर सेंटेंस पूरा गलत माना जाता है। Means if we change the position of words putting in a sentence, so the sentence gives meaning, a different meaning or wrong meaning. तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये आपके 6 स्ट्रक्चर किसी भी टेंस में बनेंगे। ओवरऑल 72 स्ट्रक्चर्स बनते हैं ओवरऑल। अगर हम 12 टेंस की बात करें तो 12 इंटू 6 इज इक्वल टू 72 होता है ना। तो अफर्मेटिव बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ अफर्मेटिव लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बहुत आसान स्ट्रक्चर होता है, लेकिन आसान में थोड़ा सा मुश्किलात पैदा करते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि 20 साल से फॉलो किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में मॉडर्नाइजेशन होता रहता है, लैंग्वेज में कुछ चीज़ें बदलती रहती हैं, नए नए वर्ड्स आते रहते हैं। तो फिर एज पर रिक्वायरमेंट व्याकरण के कुछ चीज़ें बदलती रहती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बता दें। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, आप इसे फॉलो करना चाहें सो यू कैन फॉलो इट। एल्स यू हैव अनदर ऑप्शन, दैट इज आप इसे ये भी लिख सकते हैं सब्जेक्ट, इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब वुड भी आ सकती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब आएगी और ऑब्जेक्ट। यहां पर आप इसे मॉडल की तरीके से नहीं मानेंगे, ठीक है। वुड का प्रयोग अगर हम बात करें तो एक मॉडल है, मॉडल, मोडाल आप लोग पढ़ते होंगे। तो यहाँ पर इसके अलग सेंस है। यहाँ पर इसका जो इस्तेमाल है वो पास्ट इंडेफिनिट के लिए किया जा रहा है, जबकि मॉडल के अपने मूड होते हैं, अपने भाव होते हैं। शुड का प्रयोग चाहिए के लिए आप समझते हैं। वुड का कोई एक एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है हिंदी में, ठीक है। कई तरह से प्रयोग किया जाता है। विल और शैल भी एक तरह की मॉडल ही है, और इसीलिए फ्यूचर टेंस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि उनकी जो हेल्पिंग वर्ब है उनका प्रयोग हम मॉडल में कर लेते हैं। और फ्यूचर के बारे में किसी को पता भी नहीं है, इसलिए फ्यूचर को एक टेंस के रूप में पढ़ना ये ठीक भी नहीं है। बहरहाल बात कर रहे हैं हम लोग पास्ट में।
तो अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज द मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का ये एक मॉडर्न स्ट्रक्चर है। मॉडर्न स्ट्रक्चर मतलब आज जब हम लोग कोई सेंटेंस लिखें तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें तो बेहतर है। आप इसे फॉलो कर रहे हैं तो गलत नहीं माना जाता, लेकिन अपडेशन बड़ी ज़रूरी है और अप टू डेट होना बहुत ज़रूरी है। तो इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर को ज़्यादा जो प्रीफरेंस दी जाती है जब आप लिख रहे होते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर, वॉट एवर यू कैन चूज एनी ऑफ इट, इनमें से कोई भी आप चूज कर लें, ईदर ऑफ इट, सॉरी, इनमें से कोई आप चूज कर लें। तो अगर आपका ये स्ट्रक्चर है उस हिसाब से नेगेटिव ये स्ट्रक्चर बना। अगर आपने ये स्ट्रक्चर लिया तो उसमें सिंपल सी बात है, वुड लगा हुआ है तो वुड के साथ आप नॉट लिख लेंगे तो ये नेगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। वही बात है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब अगर डिड थी तो बाहर कर दी इंट्रोगेटिव में, तो इसमें भी आप वुड को बाहर कर देंगे और वुड के बाद अगर आप सब्जेक्ट लिख देंगे तो फिर वही स्ट्रक्चर बन जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रहे कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म जब आप यूज करते हैं तो वो केवल और केवल और केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही प्रयोग की जा सकती है। अदरवाइज 11 टेंसेज में इसका कोई काम नहीं है। केवल पास्ट इंडेफिनिट के, वो भी अफर्मेटिव फॉर्मेट में ही इस्तेमाल होती है। वर्ब के रूप को याद करने का भी एक सिंपल सा तरीका है कि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म पर शायद घबरा जाते हैं या कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूजन की बात नहीं है, दिमाग में एक बात उतार लें कि आपके 6 टेंसेज में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का ही प्रयोग होता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा? गो को गोइंग लिखना, दिस इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ गो। गो का जो फोर्थ फॉर्म है, हालांकि ये कोई ऑथेंटिक और मतलब क्या बोलते आइडेंटिफाइड फॉर्म नहीं है, किताबों में लिख दिया जाता है, सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म को ही ऑथराइज्ड किया गया है कि ये इनके रूप हैं। फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म जो है ना, ये बच्चों को समझाने के लिए कर दिया जाता है, किसी किसी किताब में मिल जाएगा। तो ये जो फोर्थ फॉर्म है इसका प्रयोग सबसे ज्यादा टेंस में होता है। 6 टेंसेस हैं, जैसे कंटिन्यूअस तो तीनों के कंटिन्यूअस हुए, और परफेक्ट कंटिन्यूअस जो तीनों के परफेक्ट कंटिन्यूअस हुए। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर्स बना आपका। अगर अफर्मेटिव की बात करें, फिर नेगेटिव में जैसे ही आएगा तो यहाँ पर डिड आ गया। अब डिड का लोचा क्या है? डिड का लोचा ये है, जिस तरह से प्रेजेंट इंडिफरेंट में डू का प्रयोग होता है तो उसी तरह पास्ट इंडिफरेंट में डिड का प्रयोग होता है। कैसे? जब हम गो को सेकंड फॉर्म में लिखेंगे तो वेंट लिखोगे, तो उसी तरह डू को सेकंड फॉर्म में लिखोगे तो डिड लिखोगे। इसमें याद करने की आवश्यकता है? डन नहीं होता बेटा, डन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू या डिड। यहाँ पर डिड को हेल्पिंग वर्ब माना गया है, ठीक है, डन को हेल्पिंग वर्ब नहीं माना जाता। हाँ, ग्रामर के गॉड कोई नहीं है बेटा, ठीक है, ग्रामर व्याकरण जो होता है ना उसका कोई गॉड वॉड नहीं होता, और भाषा का कोई गॉड वॉड नहीं होता। मानने को मान लिया जाए, लेकिन भाषा किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाई है, ठीक है, कम्युनिटी विशेष बनाती है। और कम्युनिटी में किसने शुरुआत करी भाषा को बोलने के लिए, इसका कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। किसी भी लैंग्वेज में, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, वो जो महान राइटर्स हैं उनके नाम आते सामने हैं तो आप उन्हें गॉड नहीं मान सकते या उन्हें क्रिएटर ऑफ लैंग्वेज नहीं माना जा सकता। लैंग्वेज पर किसी का वीटो पावर नहीं है, ठीक है, किसी का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, ट्रांसलेट भी दे दीजिए। तो बेटा फ़ायदा क्या है, तुम्हारी प्रैक्टिस का मतलब क्या है? लकी शिव हरे सर डीपीपी में ट्रांसलेट भी कर दीजिए। तुम अपने डीपीपी भेजो बेटा, ठीक है। अभी आपको एक प्रॉब्लम हो रही है तो ठीक है, हम अपनी डीपीपी के लिए, उसके सोल्यूशन के लिए हफ्ते में एक क्लास अलग लगवाएंगे, जो कि आप 4 दिन डीपीपी कर रहे होंगे। उस डीपीपी में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उस डाउट सेशन में, अभी डाउट सेशन इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अभी बच्चे इनरोल हो रहे हैं धीरे धीरे, तो आप 10 से 15 दिन रुकिए, जब एकदम बैच क्लोज हो जाएगा कि हाँ आप बच्चे आ चुके हैं तो उसके बाद आपके लिए डाउट सेशन भी कहा गया है, तो डाउट सेशन लगेगा, डोंट वरी। तो डाउट सेशन में फिर हम आपकी डीपीपी को जो डीपीपी का जो सोल्यूशन है वो देंगे, ठीक। ऐसे तो हम मोबाइल पर एक एक बच्चे का आंसर लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पर बच्चे आ जाएंगे डाउट सेशन में, ये ठीक रहेगा है। हाँ, डीपीपी कहीं नहीं भेजो बेटा, अपने घर पे। और हाँ, मेरी रिक्वेस्ट है, आज थर्ड लेक्चर है तो बच्चा हम इसीलिए कह रहे हैं, रिक्वेस्ट है हमारी कि आप इंग्लिश के, जब देखो हमने आपको लिए कितना सिस्टमेटिक तरीके से, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, टेंस टॉपिक, तो आप अपने एक कॉपी बनाइएगा और उसमें भी इसी तरीके से लिखिए कि चैप्टर नेम टेंस, फिर क्या है प्रेजेंट डिफरेंट, फिर उसके बाद उसकी डीपीपी, उसका ऊपर क्वेश्चन लिखिए, उसके सोल्यूशन नीचे लिखिए। ये एक कॉपी में लिखोगे, मैथ की कॉपी अलग बनाओ, इंग्लिश की अलग बनाओ, हिंदी की अलग बनाओ, फिजिक्स के अलग बनाओ। रफ कॉपी लो, 15-20 रुपए की कोई एक रफ कॉपी लो और उस पर पूरे साल इस तरह से करो। यकीन मानिएगा इतना सिस्टमेटिक तरीके से तुम पढ़ोगे और लास्ट में तुम्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, ना बीच में पेज फाड़ना ना कुछ। अगर कोई गलत हो जाए पेज, उसे कट कर दो, फाड़ो मत, उसके आगे लिख लो, ठीक। हाँ,
रिजवान अहमद बेटा वो चर्चा बात की है ना, जो पढ़ रहे हैं सामने उस पर ध्यान दो, नोट्स बनाओ, ठीक। डिग्री ऑफ कंपैरिजन ये बड़ा टॉपिक है और बात का टॉपिक है, पहले जो बेस है उसको करेंगे, इसके बाद हम लोग लिटरेचर स्टार्ट करेंगे, एक एक चैप्टर दोनों बुक का पढ़ेंगे, फिर ग्रामर पे आएंगे, इस तरीके से पढ़ाई करेंगे, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर्स आपके सामने है, अगर स्ट्रक्चर पे देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी पहले डू डज लिखा था, तो यहाँ डिड लिखा हुआ है। इंट्रोगेटिव की बात करें तो यहाँ पर देखो डिड लिखा हुआ है, उसके बाद नॉट आया हुआ है। फिर अगर डबल इंट्रोगेटिव की बात करें तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, कुल मिलाकर के स्ट्रक्चर सेम है, ओनली वी हैव टू चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का फॉर्म चेंज करना है, बाकी सब कुछ वही रहता है, ठीक है। तो आपके लिए पोल आ रहा है, आपके लिए पोल है, और जल्दी से अपने पोल को दें कि यहाँ तक बात क्लियर है। ऐसे नहीं, पोल देंगे बेटा हम आपको, पोल। चलो, सिंपल सी बात, समझ आया? यहाँ नहीं, पोल पे करना है, यस और नो। हाँ, डिड इज इक्वल टू वुड, सिंपल सी बात, डिड इज इक्वल टू वुड, जैसे विल का वुड होता है वैसे डू का डिड होता है, तो सेकंड रूप फॉर्म में हम विल के वुड को फॉर्म को लिख सकते हैं, ये इसकी एक मीनिंग है। 88% को, 12% को नहीं समझ में आया, प्रॉब्लम क्या है भाई, 12% को क्या नहीं समझ में आया? अभी हमने कितना बताया जो आपको समझ में नहीं आया, हमने स्ट्रक्चर आपको कहा कि ये स्ट्रक्चर आपके सामने, इसी हिसाब से आपके सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करने हैं। हाँ, क्लियर? नेक्स्ट करेंगे बेटा। नेक्स्ट है प्रेजेंट, यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफरेंट लिख दिया क्या भैया इन्होंने, पास्ट होना चाहिए, यहाँ पर पास्ट होना चाहिए, ठीक। पास्ट, पास्ट इंडिफरेंट को प्रयोग करने की मुख्य कंडीशन, वो कंडीशन कौन कौन सी है देखते हैं। पास्ट इंडिफरेंट को, नंबर 1, कुछ एक्शंस होते हैं जो हाल में ही फिनिश्ड होते हैं। रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में कोई चीज हुई है, उसे कहा जाता है हाल ही में, ये एक एडवर्ब है, एल वाई से आप पता चल गया होगा, तो एल वाई वाले अधिकतर शब्द जो है एडवर्ब होते हैं, हर एक शब्द नहीं, ठीक। एक्शंस फिनिश्ड रिसेंटली, वो एक्शन जो हाल में ही खत्म हुए हों, पहली कंडीशन, पास्ट इंडिफिनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्शन फिनिश्ड इन द पास्ट विद अ डेफिनेट टाइम, कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो पास्ट में, और वो पास्ट 1 वर्ष का भी होता है, 50 वर्षों का भी होता है, 500 वर्षों का भी हो सकता है, हमने आपको बता दिया। कोई एक एक्शन है जो कि 100 साल पहले हुआ है, या 2 दिन पहले हुआ है, 200 साल पहले हुआ है, या 10 महीने पहले हुआ है, अगर वो एक डेफिनेट डेट के साथ आ रहा है तो वहां पर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद है एक्शंस एक्सप्रेसिंग हैबिट्स, कुछ है चीजें हैं जो कि हैबिट को शो करती हैं, और इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट जिस तरह से आप करते थे ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हैबिट आती थी, वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट में भी हैबिट आती हैं। जैसे मैं स्मोकिंग करता हूँ, ये मेरी हैबिट है, मैं स्मोकिंग करता था, ये मेरी हैबिट है, एक प्रेजेंट में है तो एक पास्ट में, तो इस सेंस में आप प्रेजेंट टेंस का भी प्रयोग जैसे आप करते हैं हैबिट वाला, वैसे ही पास्ट टेंस में भी हैबिट का प्रयोग किया जा सकता है। कुछ ऐसे एक्शंस जिससे आपको पता चल जाएगा ये किसी की हैबिट है। फिर है एक्शंस एक्सप्रेसिंग सिमल्टेनियसनेस और फॉलोइंग, ये थोड़ा समझने के लिए मुश्किल है। ये मतलब हुआ इसका, कोई 2 काम एक साथ हो रहे हों तो उसे हम कहते हैं सिमल्टेनियस ली, आपने वर्ड सुना होगा, सिमल्टेनियसली का मतलब 2 काम एक साथ घटित हो रहे हों, उसे कहते हैं, ये एक्शन सिमल्टेनियसली घटित हो रहे हैं, एक साथ कोई चीज जो एक साथ हो उसे हम सिमल्टेनियस कहते हैं। यहाँ पर हमने नाउन बना के लिखा है तो NESS लगा दिया, तो यहाँ पर एक जानकारी आपको और मिल गई कि NESS लग जाने पर कोई वर्ड नाउन बन जाता है, ठीक है। या फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब एक के तुरंत बाद दूसरा हो रहा हो तो भी आप पास्ट इंडिफिनिट का ही प्रयोग करेंगे। एक्शन एक्सप्रेसिंग विश, ये थोड़ा सा नया होगा आपके लिए, विश को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग कर सकते हैं। दीज आर द 5 कंडीशन वेयर वी कैन, कंडीशन और बहुत सी भी हैं लेकिन वो आपकी जानने वाली आवश्यक नहीं है, न तो आप उसे जाने, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो ये 5 मेन कंडीशन थी जो हम आपके लिए लेकर आए। लेट्स डू सम एक्सरसाइज। एक्शंस फिनिश्ड रिसेंटली, जैसे हमने कहा मैंने खाना खा लिया, ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा जो सेंटेंस होगा हिंदी का वो ऐसे मात्रा पर मिलेगा, या तो बड़ी ए की मात्रा पर, या बड़े आ की मात्रा पर, या फिर ए की मात्रा पर, ऐसे कुछ कंडीशंस होंगी जहां पर वाक्य जो है किसी ई की मात्रा पर, किसी आ की मात्रा पर, या किसी ए की मात्रा पर एंड होगा, और वो एक्शंस दिखाएगा कि ये एक्शन अभी अभी हाल में खत्म हुआ है। दूसरा सेंटेंस क्या, उसने खाना बना लिया, ये भी देखो। तीसरा, मैंने कुछ नहीं बोला। अब इन तीनों सेंटेंस से आपको क्या लग रहा है, जब आप ये बोलेंगे
तुमने कुछ बोला? आपने कहा नहीं मैंने तो नहीं बोला। तो ये कितनी देर पहले की बात होगी? कल की बात होगी या 3 साल पहले की या हाल की? आप खुद समझ रहे होंगे। वेरी गुड, सबने ट्रांसलेशन करना भी शुरू कर दिया। मैंने खाना खा लिया, तो अब यहाँ पर मैंने खाना खा लिया को आपने क्या लिखा? आई, सेकेंड फॉर्म क्या होगा ईट का? एट द फूड। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करें। कंफ्यूजन करना मेरी आदत में है, कंफ्यूज करना मतलब मेरी आदत में है। वजह ये है क्योंकि जब कंफ्यूजन क्लियर होता है तो वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। दिमाग में कंफ्यूजन आएगा तब तो चीज़ें समझने में मज़ा आएगा। जब कंफ्यूजन ही नहीं है तो चीज़ें ऐसे ही पानी की तरीके से जो है निकल जाती हैं। कंफ्यूज करें, इस सेंटेंस को आप ये भी लिख सकते हैं, आई हैड द फूड। ठीक, अब इस फूड को स्पेसिफाइड कर दिया जाए तो आप इसे लंच लिख सकते हैं। जैसे आपने दिन में बोला तो आप फूड की जगह कह सकते हैं आई एट द लंच। वैसे लंच को एट नहीं किया जा सकता, उसे टेक किया जाता है। टेक की जगह हैव किया जाता है और हैव का सेकंड फॉर्म हमने हैड लिख दिया। अब आप इस पर कंफ्यूज हो सकते हैं, तो अब आप बताएं किसी को कंफ्यूजन है सर हैड क्यों लगा दिया? हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। है किसी को कंफ्यूजन? है ना? जिसको है वो कमेंट करे, जिसको कंफ्यूजन है वो कमेंट करे। हम्म, है। रिपीट कर दें। रिपीट में बेटा पहले देखो एक्शंस है, एक्शन का मतलब क्रिया, क्रियाएं हैं जो कि खत्म हुई हैं। कब खत्म हुई है? हाल ही में। कुछ ऐसे एक्शंस जो हाल में फिनिश होते हैं उन्हें हम पास्ट इंडिफिनिट में लिखते हैं। और ऐसी कंडीशन में आपको हिंदी शब्द बड़ी ई की मात्रा पर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आ की मात्रा पर है, बड़े आ की मात्रा पर या ए की मात्रा पर, जैसे कि वह आए, तो अब यहाँ ए आया ना। मैंने खा ली, मैंने खा ली, मैंने खा लिया। तो यहाँ पर जो शब्द एंड हो रहा है वो आ की मात्रा पर, ई की मात्रा पर, ए की मात्रा पर जो शब्द एंड हो जाए वो पास्ट इंडिफिनिट को ही इंडिकेट करेगा। आप उसमें सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। इंट्रोगेटिव है तो डिड का प्रयोग कर लीजिए, निगेटिव है तो डिड नॉट का प्रयोग कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने इस सेंटेंस को लिखा आई एट द फूड। इसको आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं आई हैड द फूड। अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हैं आई हैड द लंच, आई हैड द डिनर, आई हैड ब्रेकफास्ट। ठीक, ये स्पेसिफाइड नेम है खाने के। आप दिन में बोल रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई हैड लंच, रात में बोल रहे हैं तो आई हैड डिनर, आप मॉर्निंग में बोल रहे हैं तो आप कहेंगे आई हैड ब्रेकफास्ट। हाँ, वेरी मैसिव। पटेल ये कह रहे हैं योर टीचिंग स्टाइल वेरी मैसिव। वेरी ओके, ठीक। मैसिव क्या बच्चा, तुम लोग अच्छे से समझ लो, यही हमारा मोटिव है। हाँ, स्पेशल पावर होता है बेटा वीटो। हम्म हम्म। लास्ट में यू क्यों आएगा बेटा? वुड वाला, इसी सेंटेंस को आप वुड से बना लो बेटा। आई वुड और फिर फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आई वुड ईट द फूड। हो गया, सिंपल। सिंपल है, सिंपल है बेटा। हार्ड वाला इसलिए बताया हमने आपको शुरुआत में कुछ डेमो वीडियो में एक यूज बताया था हैव का। किसी ने देखा नहीं होगा, सोचे होगा डेमो है ना। वही बात आ जाती है ना कि तुम लोग हल्के में हर चीज लेते हो। हमने वहां पर सारे यूज बताए थे हैड के। हैव का और हैड का प्रयोग, मतलब जो हैव वर्ड था इसका जो पास्ट फॉर्म है वो हैड होता है। और हैव का प्रयोग जो है टेक के सेंस में होता है। टेक का मतलब होता है बेटा लेना। तो कहीं पर आप टेक वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं लेने के सेंस में, तो आप वहां पर हैव वर्ड का प्रयोग भी करेंगे लेने के सेंस में। इन दोनों वर्ड का प्रयोग, जैसे कि आप कुछ खा रहे हैं तो आप वहां ईट वर्ड का प्रयोग ना मॉडर्न मॉडर्न लैंग्वेज में आप वहां पर हैव या टेक का यूज करिए। और जब हमने हैव का यूज किया, चूंकि ये पास्ट इंडिफिनिट था तो हमने हैड का यूज किया। अगर ईट को सेकंड फॉर्म में लिखा जाएगा तो एट लिखोगे ना, उसी तरह हैव को अगर सेकंड फॉर्म में मतलब पास्ट फॉर्म में लिखा जाएगा तो हैड लिखोगे। हाँ? चलो
क्या उसने खाना बना लिया? अब यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है सर कैसे पता चलेगा? पता करने की आवश्यकता क्या है बेटा? तुम्हें लग रहा है ये लड़का है तो ही लिखो, लग रहा है तो लड़की तो शी लिखो। ये गलत थोड़ी माना जाएगा, क्योंकि हिंदी में लड़का लड़की पता नहीं चलता। हिंदी में तो लड़के को भी वह बोलते हैं, लड़की को भी वह बोलते हैं। अब आई ना वो बात, स्पेसिफिक हर एक भाषा के अपने कुछ अलग अलग चीजें हैं। हिंदी में कैसे पता चल जाता है? हिंदी में मात्रा से पता चल जाता है, लेकिन कहीं कहीं मात्रा से भी नहीं पता चलता। वह आज आई, अब यहां पर वह शब्द क्या होगा? तुम बताओ। वह आज आई, यहां पर वह शब्द क्या होगा? शी होगा? हमारी जो बात है बेटा, हम जो पूछे उसका जवाब दो। वह आज आई में वह शब्द क्या है? शी होगा। कैसे पता चला? वह से नहीं पता चला, मात्रा से पता चला। आई शब्द ये फीमेल को इंडिकेट कर रहा है, गर्ल को इंडिकेट। वह आज आया, तो यहाँ पर आ की मात्रा है, तो यहाँ पर लड़का। तो हर भाषा के अपने कुछ अलग नियम है। एक भाषा को दूसरे भाषा से हमने इसीलिए हमेशा कहा है मैच नहीं कर सकते कि ऐसा तो उसमें है। तो अपने अपनी भाषा में अपने अपने नियम है, कुछ रूल सेम होते हैं, कुछ अलग अलग होते हैं। इसीलिए एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। एक्सेप्टेंस का मतलब इंग्लिश में अगर ये कहा जा रहा है ये रूल है, सो यू शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट द रूल एज इट इज रिटन इन द बुक। जो भी बताया जा रहा है, जो लिखा हुआ उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, तभी आप भाषा सीख सकते हैं। चलो नेक्स्ट है बेटा, क्या उसने खाना बना लिया? तो अब ये इंट्रोगेटिव है, तो आपको डिड से ही स्टार्ट करना होगा। डिड, आपने शी समझ लिया, भाई लड़की, खास तौर से लड़की खाना बनाती है। अब इस पर अदरवाइज ने लड़की का खाना बनाएगी, अरे लड़कियां खाना बनाती हैं, ज्यादातर तो लड़कियां ही खाना बनाती है, तो आप यहाँ शी कंसीडर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि लड़की ही खाना बना रही हो। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं जो लड़का है, तो वहां ही लिख दीजिए, डिड शी। अब फूड को क्या करा जाता है? कुक, खाना बनाना, कुक द फूड। आई बात समझ में? ठीक, इंट्रोगेटिव मार्क लगा दीजिए। नेक्स्ट है बेटा, मैंने कुछ नहीं बोला। आप क्या लिखेंगे? आई डिड नॉट स्पीक। आई डिड नॉट स्पीक। अब कुछ के लिए यहां पर एनीथिंग लगाएंगे, कुछ की इंग्लिश यहां पर एनीथिंग होगी, ठीक है। हाँ बेटा, हैड ही कुक क्यों लिख रहे हो? आकाश यादव, तुम कंफ्यूज ज्यादा हो बच्चा, तुम कंफ्यूज ज्यादा हो। हाँ हाँ, सम नहीं लगेगा, तो यहाँ पर सम नहीं लगाएंगे, सम लगाने की कंडीशन अलग है। हाँ, आई वुड नॉट, हाँ ये भी सही है। हाँ, सर मेक भी तो आ सकता है, हाँ ताबिश मलिक, मेक भी आ सकता है, कुक भी आ सकता है, प्रिपेयर भी आ सकता है। हाँ, ठीक है। हाँ ये भी ठीक है आकाश यादव, वुड शी कुक द फूड, ठीक। समथिंग नहीं लगाएंगे। अब देखो समथिंग लगाने का प्रयोग, यहाँ लिखा है आई डिड नॉट स्पीक। जब कभी सेंटेंस में नॉट आ जाए या निगेटिव वर्ड नो आ जाए या नॉट आ जाए, तब उसमें अगर कुछ शब्द आ रहा है तो वहां पर आप एनीथिंग लगाएंगे, ये निगेटिव को बताता है, ठीक है। यदि आपको समथिंग लिखना है तो समथिंग वाला सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए, बट सेंटेंस तो निगेटिव दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं शब्द दिया है, तो आप कैसे लिखेंगे? आप इसे नथिंग तो लिख सकते हैं। आई स्पोक, मैंने बोला, क्या बोला? नथिंग, कुछ नहीं। आप इस सेंटेंस को ये लिख सकते हैं, या तो एनीथिंग लिखा जाएगा या तो नथिंग लिखा जाएगा। नथिंग में नो आ गया, तो नो कहां से आया? नॉट हटा दिया पहले, इसलिए नो कर दिया, और नो को थिंग से जोड़ दिया, नथिंग हो गया। आई स्पोक नथिंग, मैंने कुछ नहीं बोला, इसका मतलब भी, और आई डिड नॉट स्पीक एनीथिंग, इसका मतलब भी। मैंने कुछ बोला तो वो पॉजिटिव सेंटेंस है, वहां समथिंग होगा। कुछ बोला ना, कुछ नहीं बोला तो सम कहां से आएगा? सम का मतलब तो कुछ, और कुछ का मतलब पॉजिटिव, कुछ तो बोला। अब कुछ नहीं है तो वहां पर कुछ की इंग्लिश पॉजिटिव लिख दोगे तो कैसे काम चलेगा? कुछ है तो वहां पर सम लिखोगे, कुछ है ही नहीं तो वहां सम क्यों लिखोगे? क्लियर? चलो बताओ, चलो पोल आ रहा है आपके सामने। हाँ, आई वुड नॉट स्पीक एनीथिंग, ये भी ठीक है। बेटा डाउट इसलिए होते हैं ना, समझना पहले नहीं करते हो, पहले समझने की कोशिश करो। जब 10-15 दिन आप खूब पढ़ ले रहे हैं, एक टॉपिक भी 15 दिन में नहीं समझ में आया है, तब तुम्हें लगेगा। ठीक है, 84% कह रहे हैं समझ आया, 16% कह रहे हैं नहीं आया। थर्ड सेंटेंस में क्वेश्चन क्यों लगा है?
क्वेश्चन वर्ड क्यों लगा है? मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड नहीं बेटा, इंट्रोगेशन मार्क, इंट्रोगेशन मार्क है ये वर्ड नहीं है, सॉरी यहाँ पर लगा था, कोई बात नहीं, इसे खत्म कर देना। नेक्स्ट है बेटा एक्शन फिनिश्ड इन द पास्ट विद अ डेफिनेट टाइम। अब यहाँ पर जो सेंटेंस लिखे हैं कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो फिनिश्ड हुए हैं कब? पास्ट में। अब पास्ट का टाइम एक दिन का भी हो सकता है, एक साल का भी हो सकता है, 100 साल का भी हो सकता है, 500 साल का भी हो सकता है, 5 महीने का भी हो सकता है, बट इन द पास्ट है। लेकिन उसमें एक समय दिया हुआ है और वो समय है डेफिनिट। डेफिनिट मतलब निश्चित। तो ऐसे एक्शंस को भी आप लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में ही। पास्ट परफेक्ट में नहीं लिख सकते, पास्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं लिख सकते, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं लिख सकते, ये कंडीशन है इसकी। वह मुझसे कल मिला। अब देखो यहाँ पर सेंटेंस भी एंड हो रहा है किस पर? आ की मात्रा पर। दूसरा वाला, उसने मुझे 31 मार्च को कॉल किया था। अब यहाँ पर देखो आ गया आ की मात्रा भी और साथ में था भी आ गया। तो ऐसी कंडीशन में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर यहाँ पर हैड नहीं लगाएंगे, तो यहाँ बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर आप सोचें कि हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दें तो ये सेंटेंस गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये सेंटेंस आ रहा है इस कंडीशन के अंदर, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। ये पास्ट इंडेफिनिट की कंडीशन है, यहाँ था लगा हो। अब यहां पर भी हम लगा सकते थे, वह मुझसे कल मिला था। तब आप सोचे पास्ट इंडेफिनिट हो गया? नहीं, ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है। क्यों? सॉरी, पास्ट परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें एक समय दे दिया है और वो समय है क्या बेटा? डेफिनेट टाइम है। और डेफिनेट टाइम जब भी आ जाए तो वो पास्ट परफेक्ट नहीं होगा बल्कि पास्ट इंडेफिनिट होगा। इवन दो पास्ट परफेक्ट में भी, पास्ट के परफेक्ट में भी आ की मात्रा पर और था आता है, आ की मात्रा हो, ई की मात्रा हो, लेकिन वहां कंडीशन अलग है। इस कंडीशन को समझो। पास्ट परफेक्ट के सवाल अभी मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे। तुमने टेंस जो पढ़ा वो किताबों से रटकर पढ़ा हुआ है, किताबें समझा नहीं सकती। तुमने जो टेंस को पढ़ा वो टेंस पढ़ाने वाले इस वर्ड को वेयर कहते थे। हमारे राइट, अधिकतर टीचर इसे वेयर ही बोलते, वेयर बोलते हैं वेयर है, तो गलत है। यही वजह है कि हमारे जो बच्चे हैं उनका, क्योंकि 10-11 साल से सुनते चले आ रहे हैं, अब कुछ सही चीजें पता चलती हैं तो वो भरोसा नहीं करते हैं, क्या वे नहीं हमारे टीचर हमारे स्कूल वाले तो वो बताए रहे, रमेश सर हम कहीं बताए रहे। तो दिक्कत यही है कि जब तुम्हें कोई चीज इस उम्र पे जब सही बताई जाती है तो एक्सेप्टेंस नहीं है हमारे अंदर, है ना? हाँ, लेकिन इसको व बोलते हैं, ऐसा वर भी नहीं बोलते, वर भी नहीं बोलेंगे। देवर व सिर्फ व निकालेंगे, प्रोनाउंसिएशन में इसको व निकालेंगे। देवर गोइंग, दे वर गोइंग नहीं बोलेंगे, देवर गोइंग, देवर व सिर्फ व, साउंड हमारा यही निकलेगा। ठीक है, हाँ। चलो देखो अब यहाँ पर क्या है, वह मुझसे कल मिला तो एग्जैक्ट टाइम था। कल क्या है बेटा? यस्टरडे। तो इसीलिए आप यहाँ पर लिखेंगे ही मेट, सेकेंड फॉर्म, मी यस्टरडे। यस्टरडे क्या है? कल का समय, तो इसलिए आप इसे पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट है उसने मुझे 31 मार्च को कॉल किया था। तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पर क्या लिखोगे? ही कॉल्ड मी ऑन 31 मार्च। ठीक, नेक्स्ट है, क्या तुमने उसके जन्मदिन वाले दिन शुभकामना दी थी? यहाँ पर जन्मदिन वाले दिन, इसको आप कर लीजिए जन्मदिन पर। क्या तुमने उसको उसके जन्मदिन पर, तो आप जो समझना हो, पर लिखा हो या वाले दिन लिखा हो, तो इसका क्या मतलब निकल रहा है? इंट्रोगेटिव है, तो आप क्या लिखेंगे? डिड यू विश हिम ऑन हिज बर्थडे, ऑन हिज बर्थडे। अब देखो यहाँ पर जो बर्थडे है यही आपका डेट है, यही आपका डेफिनेट टाइम है, बर्थ डे। बात खत्म हो गई। इतना लंबा हिंदी सेंटेंस था, इंग्लिश इतना ही बड़ा, इंट्रोगेशन मार्क लगा दिया। क्या तुमने विश किया? शुभकामना देने को विश कहते हैं। डिड यू विश हिम, क्या तुमने उसको शुभकामना दी? कब दी? ऑन हिज बर्थडे। तो ये आ गया टाइम आपका। तो ये सेंटेंस भी आपके पास्ट इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट होंगे। वेरी गुड। वुड से भी लगा सकते हैं बच्चा, बार बार कंफ्यूज मत हो, हमने जब कह दिया तो वुड का प्रयोग कर लो। हाँ, हाँ। विनीत गुप्ता बेटा तुम पढ़ नहीं पाओगे फिर ऐसे, बच्चा ये दिक्कत है। शी लगाओगे टू हर लगेगा। हाँ, ठीक है।
हैड और वुड का यूज अभी बता बेटा, नहीं ऐसे नहीं पढ़ाई होती। दिक्कत यही है कि बच्चे शॉर्टकट तरीके से पढ़ना चाहते हैं। हमने कहा ना हर चीज का समय आएगा। लेट एवरीथिंग बी ऑन मी एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू बट ऑन टाइम। सो हर एक टॉपिक का अपना टाइम है, उसको आने दीजिए एक एक करके, चीजें एक एक करके करी जाती हैं, ना कि इकट्ठा आपको समझ में आएगा। ठीक। हाँ हाँ। रूपा को कसौधन, रूपा कसौधन, डिड की जगह वुड लगाना है। हमसे पूछ रही हो या बता रही हो? सर प्लीज साइट। अच्छा चलो, अब चलो एक बच्चे ने कहा मजा आ रहा है, देखें कितनों को मजा आ रहा है, पोल करो जरा। हाँ, ये एक एक रूल ही लिख कर लाए हैं बेटा। रूल का मतलब कंडीशन, यहां पर टेंस का रूल का मतलब कंडीशन है। स्ट्रक्चर आपको पता है, रूल आपको सामने 85% को मजा आ रहा है, बाकी 15% है। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं अभी बताओ? हाँ क्लियर। रिपीट करते तीसरा वाला बेटा, इसमें यहाँ इंट्रोगेटिव था, इस इंट्रोगेटिव की वजह से हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी। हाँ, यहाँ इंट्रोगेटिव था बच्चा, तो इसको इंट्रोगेटिव की वजह से हमने डिड लिखा। फिर सब्जेक्ट क्या था, तुमने विश किया, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद वर्ब क्या थी, शुभकामना देना, उसके लिए विश लिखा। किसको, उसको। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो बेटा तुम्हारी मर्जी है, यहाँ पर हर लगा दो, क्योंकि यहाँ पर लिंग नहीं पता, उसका सेक्स नहीं पता ना, उसका जेंडर नहीं पता, तो अब यहाँ पर हिम करो या हर करो, बात वही है कि उसके। लेकिन ये तो आपको पता होगा ना, जब आप किसी को बोल रहे होंगे, जब आपको पता है कि दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं और रुचिका का अगर बर्थडे है तो आप वहां पर हर का ही यूज करेंगे, और अगर राहुल का बर्थडे है तो वहां पर हिम का यूज करेंगे। यहां नहीं पता है तो आप दोनों में से कोई वर्ड यूज कर लो। ठीक। हाँ हाँ, बहुत मजा नहीं बल्कि बहुत मजा आ रहा है। चलो आकाश यादव, अच्छी बात है। डिड यू विश हर लिखना हो तो हर लिख लो, हिम लिखना हो तो हिम लिख लो, और फिर बर्थडे के लिए ऑन हिज बर्थडे लिख दो। अगर यहाँ पर हिम लिखा है तो यहाँ पर हिज लिखा जाएगा, अगर यहाँ पर हर लिखा है तो यहाँ पर हर ही आएगा। ये बात ध्यान रखना। हाँ, नेक्स्ट है बेटा एक्शन एक्सप्रेसिंग हैबिट्स। अब ये हैबिट है, यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान जरूर देना है, और ये थोड़ा सा अलग है, अलग दो कंडीशन जो ऊपर पढ़ चुके। अब देखो यहाँ पर जो सेंटेंस आ रहे हैं, उन सेंटेंसेस में ता आ रहा है यहाँ पर, और आपको जनरली टीचर कह देता है जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे आ जाए वो पास्ट इंडेफिनिट होते हैं। लेकिन इससे पहले वाले सेंटेंसेस में तो ता था, ती थी और ते थे नहीं आया, वो भी पास्ट इंडेफिनिट है। मैंने पढ़ाया, आई थॉट यू, मैं पढ़ाता था, ये भी पास्ट इंडिफरेंट है, लेकिन दोनों को ट्रांसलेट करने की विधियां अलग हैं। क्या आपको पता था? अब इन सेंटेंसेस को, मतलब वो जो हैबिट्स को एक्सप्रेस करें, इसके लिए दो स्ट्रक्चर्स अलग हैं, दो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। देखना, पहले इंग्लिश में जब हैबिट को लिखा जाता था, पास्ट की हैबिट को, तो फिर उसे लिखा जाता था ऐसे। मैं बचपन में यहां खेलता था, आई used to play here. This is the old format of past indefinite expressing habits. Habit को एक्सप्रेस करने के ये ओल्ड फॉर्मेट है पास्ट इंडिफिनिट को लिखने के लिए। यूज्ड टू का प्रयोग पहले किया जाता था, बट नाउ इट इज नॉट यूज्ड, और इट इज नो यूज इन लॉन्गर, इट्स नो लॉन्गर इन यूज, सॉरी, इट्स नो लॉन्गर इन यूज। इसका मतलब ये कि अब इसका चलन नहीं है, अब इसकी जगह वुड का ही प्रयोग करेंगे। देखो इन दोनों कंडीशन में, इन दोनों कंडीशन में ध्यान रहे, इन दोनों कंडीशन में आप डिड का यूज कर रहे हैं या वुड का यूज कर रहे हैं, माफी है, दोनों एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। लेकिन खास तौर से हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए आप डिड नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते, ये ध्यान रहे। हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए आप डिड नॉट का यूज नहीं करेंगे, बल्कि या तो आप इसका यूज करेंगे यूज्ड टू का, और या फिर आप इसी सेंटेंस को लिखेंगे आई वुड प्ले हेयर। तो इसका मतलब है, या ये भी सही है ये भी सही है, आप इसे वुड प्ले भी कहेंगे तो भी चलेगा। तो अब एक कंफ्यूजन और है, हम जानते हैं आपका कंफ्यूजन कहाँ कहाँ उठेगा। अब आपके माइंड में एक कंफ्यूजन आना चाहिए, 10% बच्चों के दिमाग में आए, लेकिन आए।
कहेंगे सर ये वुड लगाए तो इससे ये आदत है, तो पहले वाले सेंटेंस में अगर वुड लगा लेंगे तो क्या उससे आदत नहीं पता चलेगी? तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। मैं खाता था, मैंने खा लिया, दोनों सेंटेंस में फर्क है। एक है हैबिट और एक है रिसेंटली फिनिश्ड एक्शन, है ना कंफ्यूजन, है ना? मैंने खाना खाया, आई एट द फूड, मैं खाना खाता था, आई वुड ईट द फूड। सर फर्क क्या है दोनों में, कैसे पहचानेंगे? तो ये जब कंफ्यूजन इंग्लिश ग्रामेरियन उनके पास पहुंचा, भाई ग्रामर जो बनाते हैं बड़े बड़े एक्सपर्ट इंग्लैंड में बैठकर, अमेरिका में बैठकर, तो फिर उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला। उनका सोल्यूशन था कि चलिए ठीक है, बोलते हैं वुड का प्रयोग ही सर्वमान्य है, सर्वमान्य है। इतनी बात समझ में आई? अगर आप पास्ट इंडिफिनिट का यूज कर रहे हैं मॉडर्न लैंग्वेज में, तो आप डिड का यूज ना करें, कोई यूज टू का यूज ना करें, केवल वुड का यूज करें। अब वो चाहे हैबिट मानी जाए, चाहे रिसेंटली फिनिश्ड एक्शन माना जाए, चाहे पास्ट का कोई एक्शन हो। यहां तक क्लियर? क्लियर यहां तक? आप वुड का ही यूज करेंगे सारे ही पास्ट इंडिफिनिट में, तब आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अब मुझे डिड लगाना है, कहां लगा, नहीं लगाना। आप वुड जानते हैं, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑल्सो इंडिकेट्स द पास्ट इंडिफिनिट, समझते हैं? तो वुड का यूज करिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। हाँ, अच्छा चाइल्डहुड नहीं लिखा क्या? आई यूज टू प्ले हियर इन द चाइल्डहुड, सॉरी, यहाँ पर हम इन द चाइल्डहुड, हाँ ठीक, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इन द चाइल्डहुड हियर नहीं, ये नहीं होगा, हियर इन द चाइल्डहुड, हियर इन द चाइल्डहुड, ये होगा, ठीक, चाइल्डहुड लगा लो। हम्म हम्म, ठीक ठीक। नेक्स्ट है, तुम हमेशा झूठ बोलते थे, अब देखो ये भी आदत है, यू ऑलवेज वुड, यू वुड ऑलवेज, झूठ बोलने को टेल अ लाई होता है, टेल अ लाई। कंफ्यूजन उत्पन्न होगा दिमाग में, सर स्पीक द लाई नहीं कह सकते, यही कहोगे, हैं? यू वुड ऑलवेज टेल अ लाई, है ना? हाँ, नहीं बेटा, अनीश कुमार क्यों लगाओगे सेंस बच्चा? यू ऑलवेज स्पीक टेल अ लाई, बेटा स्पीक भी और टेल भी लगाओ क्या तुम, हैं? आई टोटली नाउ नहीं, 3D लाइट क्यों नहीं लाइट इस सकते, ई का है हर्षित शर्मा। नींद में ना हो बेटा, सही से पढ़ो, नींद लग रही हो तो बाद में पढ़ लेना। यूज टू क्यों नहीं, शायरी बोल दीजिए। ऑलवेज लास्ट में नहीं लगेगा, नहीं, लास्ट में नहीं लगाते। ऑलवेज के बारे में हमने आपको प्रेजेंट डिफरेंट टेंस में बताया था कि कुछ ऐसे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं जिनका प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। यदि हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो उनके बाद हो जाएगा, लास्ट में इनका प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है? हाँ बेटा, टेल का सेकंड फॉर्म क्यों लगाओगे? यहाँ पर वुड लगा है ना बच्चा, अगर हेल्पिंग वर्ब आ गई है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब अगर आ गई, हाँ, तो वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। मैं कभी अपना काम देर से नहीं करता था, ये भी एक आदत थी मान लो, तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? आई वुड नेवर डू माई वर्क लेट, ठीक। बेटा हमने भी बताया यूज टू का प्रयोग क्यों नहीं लगा सकते, हमने कहा लगाना तो लगा दो। मॉडर्न और आज की लैंग्वेज में यूज टू को आउटडेटेड माना गया है। जैसे पहले के अमिताभ बच्चन है, पहले के 40 साल पहले अमिताभ बच्चन को आपने देखा होगा, बड़े बड़े बाल यहाँ कनपटी तक, लंबी लंबी पैंट और खुली खुली पैंट।
क्या वो कपड़े तन को नहीं ढकते? तन को ढकते हैं ना, ढकते हैं। यदि उस पैंट को आज कोई लड़का पहनकर निकलेगा तो 100 में से 90 आदमी उसको देखकर हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? बताओ, हंसेंगे? हंसेंगे? बताओ, हंसेंगे? क्यों हंस रहे हैं? क्यों हंस रहे हैं? ये बताओ। क्योंकि ओल्ड फैशन के वो कपड़े पहने हुआ है ना, लेकिन है तो वो भी कपड़ा। 10% लोग नहीं हंसेंगे, ठीक है पहन रहा है चलने दो, लेकिन 90% लोग हंस देंगे। अब तुम बताओ, तुम्हें हंसी उड़वानी है या वाहवाही करवानी है? बात समझ में आई? आप यूज टू का प्रयोग करेंगे तो एग्जामिनर या कोई भी सुनेगा कहेगा हाँ ये आउटडेटेड इंग्लिश बोल रहा है, लेकिन है तो वो इंग्लिश ना। उसी तरह आउटडेटेड कपड़े पहन रहा है, लेकिन है तो वो कपड़ा ना। उसकी डिजाइन आजकल बदल गई है उस पैंट की, तो अब वो नैरो हो गई है ना। नीचे से जो बेल बॉटम पहनी जाती थी, तो अब जो है वो नैरो हो गई है। उसकी जो बॉटम है नीचे वो पतली हो गई है। अगर आप कोई बड़े बॉटम में पहनता है तो फिर उसे लोग हंस देते हैं। कुछ हो सकता है एक आध लोग ना हंसे, तो अब आप डिसाइड कर लें। बात समझ में आई? हाँ, ठीक है। स्पीक्ड नहीं होता बेटा, ये शायद अब स्पोक होता सेकंड फॉर्म। चलो नेक्स्ट करते हैं। एक्शंस एक्सप्रेसिंग सिमल्टेनियस और फॉलोइंग, इसमें कुछ खास नहीं है। दो एक्शन एक साथ आ रहे हैं, बस यही समझना है। जब उन्होंने बोला तो मैंने सुना, मेरी माँ ने खाना बनाया, साथ ही साथ टीवी भी देखी। तो भैया दोनों सेंटेंस में दो एक्शन है, खाना बनाना और टीवी देखना। तो ऐसे एक्शंस को आप पास्ट इंडिफरेंट में ही लिखेंगे। ठीक, आप हो सकता है प्रेजेंट में लिखा हो, जब वह बोलते हैं तो मैं सुनता हूं, तो प्रेजेंट इंडिफरेंट में। आप ये कॉन्टिन्यूस में नहीं लिख सकते, जब आप बोल रहे हैं तो मैं सुन रहा हूँ। ये कॉन्टिन्यूस में जल्दी नहीं बोला जाता, ना तो पास्ट परफेक्ट में ना तो प्रेजेंट परफेक्ट में। इनका प्रयोग दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं तो प्रेजेंट इंडिफरेंट में या पास्ट इंडिफरेंट में ही होता है। दो एक्शंस लिखे। जब उन्होंने बोला, व्हेन। अब यहाँ पर उन्होंने के लिए अब आपको डिसाइड करना होगा कि आप यहाँ पर ही लिखें, व्हेन ही स्पोक, कॉमा लगा दीजिए, आई लिसन्ड। अब बच्चे कहेंगे सर हियर नहीं लिख सकते, सर लिसन क्यों लिखा है? कहोगे ना, हमें मालूम तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन आएगा। हम आपके हर कंफ्यूजन का जवाब देते हैं, लेकिन थोड़ा सब्र रखो। हियर वर्ड है, इसका मतलब भी सुनना, लिसन वर्ड है, इसका मतलब भी सुनना, ठीक है। लेकिन इसका मतलब तब आता है जब हम कोई काम इंटेंशनली करते हैं। इंटेंशनली मतलब खास तौर से। गाना कोई ऑटोमेटिक नहीं सुनता है, गाने का इरादा किया जाता है। बाबा लाओ गाना सुनते हैं, आपने लीड लगाई कान में, आपने जानबूझकर वो काम किया, तो आप वहां पर हियरिंग सॉन्ग नहीं कहेंगे, लिसनिंग टू सॉन्ग कहेंगे। लेकिन हम कान से सुनते हैं तो आप लिसन नहीं कह सकते, आप वहां हियर वर्ड का यूज करेंगे। हिंदी में दोनों शब्दों के लिए या दोनों कंडीशन के लिए सुनना शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। फिर भी इंग्लिश में दो अलग अलग वर्ड बना दिए गए। हियर वर्ड का मतलब जैसे कि हमें आवाज सुनाई देती है। अब ये आवाज सुनाई देती है, ऑटोमेटिक सुनाई देती है कि जैसे कोई स्कूटर स्टार्ट हुआ, तुमने कहा ए वो देखो देख स्कूटर सुने, अबे ओकी आवाज कान में ऑटोमेटिकली चली गई, तो उसे जानबूझ के सुनने की क्या जरूरत है? कोई बर्तन भन्न से गिरा तो जो क्लिंगिंग है उसका, खन खन की आवाज क्लिंग कहते हैं, ठीक है। तो उसकी जो आवाज है वो ऑटोमेटिक गई। बादल अगर गरजे तो लोगों ने कहा बाबा तुम बादल की आवाज सुने? करना है, हम कान बंद करे रहे। तो वो ऑटोमेटिक, जो ऑटोमेटिक होता है उसमें हम हियर वर्ड का प्रयोग करेंगे, और जो जानबूझकर सुना जाएगा वहां पर हम लिसन वर्ड का यूज करेंगे। कंफ्यूजन दूर? हाँ, हाँ, वेरी गुड। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब बताओ कितनों को मजा नहीं आ रहा है? अब देखते हैं मजा कितनों को नहीं आ रहा है। अगर इतना समझाने के बावजूद तुम बेटा नेक्स्ट लेवल की इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो, नेक्स्ट लेवल की, काम चलाओ नहीं, यू आर हियर एट विद्याकुल। 15% अभी भी मजा नहीं आ रहा है उनको, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि 100% ये कब होगा कि जब उनको मजा आएगा। ठीक, हाँ। रूपा को सौधन कह रही हद से ज्यादा आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट कह रहा है मेरी माँ ने खाना बनाया साथ ही साथ। अब यहाँ जो साथ ही साथ शब्द आ रहा है ना बच्चा, इसके लिए आप एज वेल एज का यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। करने को 8-10 वर्ड हैं, हम आपको उतना नहीं खिलाएंगे जितना उल्टी आ जाए, सिर्फ उतना खाओ जितना हजम कर लो। तो यहाँ पर आप एज वेल एज का यूज करेंगे तो भी काम चलेगा। मेरी माँ ने, माई मदर, माई मदर
खाना बनाया, कुक द फूड, एज वेल एज सॉरी वॉच्ड द टीवी। ठीक, अब यहाँ पर जो वॉच वर्ड आ रहा है, यहाँ पर कंफ्यूजन फिर होगा तुम्हारे मन में। सी मतलब देखना होता है, वॉच मतलब देखना होता है, लेकिन वॉच का मतलब तब होगा जब इंटेंशनली काम किया जाए। आप मैच देखने जाते हैं, आई एम वॉचिंग द मैच। टीवी देख रहे हैं, आई एम वॉचिंग टीवी। वो जानबूझकर हो रहा है, ऐसे थोड़ी होता है चल रहे हैं सड़क पे और टीवी देखते हुए चल रहे हैं। लेकिन चल रहे हो सड़क पर तो सब कुछ देखते हुए चल रहे हैं, तो वहां पर आप सी वर्ड का यूज कर सकते हैं, जो कि अनइंटेंशनली आप देख रहे हैं। इंटेंशनली कोई काम करेंगे तो वहां पर आप वॉच का यूज करेंगे। क्लियर? ठीक। लुक का मतलब भी होता है देखना बेटा, लुक का मतलब भी होता है देखना। तो ये भी जब आप किसी चीज को जानबूझ करके और ध्यानपूर्वक देखते हैं तब आप लुक वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है? हाँ। बहुत अच्छा लगा था राजेश प्रजापति। ठीक है, बहुत मजा आ रहा है, मजा ही लेते रहो बेटा, लेते रहो मजा। जब उसने मुझे गाली बकी मैंने उसे मार दिया। तो एक काम के तुरंत बाद हुआ बिना देरी करे। ऐसा थोड़ी होगा किसी ने आपको माँ की गाली बक दी, बहन की गाली बक दी, गलत है गाली बकना, लेकिन बकने वाले बक देते हैं तो तुम कहोगे रुक जाओ अभी आधा घंटा हो जाए तो फिर मारी तो का। ऐसा तो है नहीं, ये काम तुरंत हुआ। तो ऐसी कंडीशन में भी आप पास्ट इंडिफरेंट का यूज करेंगे। व्हेन ही अब्यूज्ड मी, अब्यूज्ड, हाँ, कॉमा आई हिट हिम। अब यहाँ पर फिर देखो उसे शब्द आया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप हर शब्द का प्रयोग करना है तो हर लिख दो। हो सकता है, वैसे लड़कियां गाली नहीं बकती, कभी कभी बक देती हैं, कोई बात नहीं, आपको जो लग रहा है वो लिख दो। ठीक, चलिए नेक्स्ट है एक्शंस एक्सप्रेसिंग विश, काश मैं उसे जान पाऊं। अब यहाँ पर काश जब भी शब्द आए इंग्लिश में, हिंदी में, तो आप उसके लिए हमेशा आई विश लिखेंगे। आई विश, आप काश शब्द अपने लिए यूज करते हैं ना कि दूसरे के लिए, तो यहाँ पर आई विश ही लिखा जाएगा। काश शब्द जब आए तो वहां पर आप आई विश का ही प्रयोग करें। तीनों में आप आई विश पहले लिख लीजिए। ठीक, यहां पर भी और यहां पर भी। अब आई विश मैं उसे जान पाऊं, ये बताओ ये जान पाने की जो कंडीशन है ये आगे की कंडीशन है या पीछे की कंडीशन है? मतलब पॉसिबिलिटी अभी भी है या नहीं है? आपका प्रेजेंट में है कि आप उसे नहीं जानते, लेकिन आप उम्मीद कर रहे हैं, आप उम्मीद कर रहे हैं, है ना? प्रेजेंट की और फ्यूचर की बता रहा है ना। तो ऐसी कंडीशन में जहां आई विश लिखा होता है, आगे वाले सेंटेंस को हमेशा हमेशा और हमेशा और हमेशा और हमेशा पास्ट इंडिफिनिट में ही ट्रांसलेट करते हैं, प्रेजेंट में, फ्यूचर में और किसी में ट्रांसलेट मत कर देना। ये नियम है कि जब भी आप काश शब्द का प्रयोग करें, काश ऐसा हो जाता, काश मैं उसे जान पाता, काश मैं उसे जान पाऊं। अब देखो जान पाता और जान पाऊं में फर्क है। जान पाऊं में ये पता चल रहा है कि अभी भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन जान पाता अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं। कल हम लोग ने कंडीशनल सेंटेंस रात में पढ़ा था, आप लोग में से कोई नहीं आया, आप लोग पेड बैच वाले ही सोचते हैं फ्री क्लास है। अमा छोड़ो, ऐसा नहीं है बच्चा, अगर रिवीजन हो जाएगा या कोई चीज़ हम बहुत बाद में पढ़ाने वाले, जो हमने कल पढ़ा दी, आप में से कोई बच्चा वहाँ नहीं था। तो अब आप देखो, आई विश आई नो हिम गलत हो गया, राघुरल, रघुलर क्या नाम था, राहु क्या नाम था अभी ऊपर बच्चे का, आई विश आई नो हिम गलत है। आई विश लगा है तो आप लिखेंगे आई न्यू हिम, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट। ये इसका नियम है क्योंकि यहाँ विश को बता रहा है, एक्शन एक्सप्रेसिंग विश, ये विश है ना आपकी, तो विश को बताने वाले सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट होंगे। नेक्स्ट है काश वह मेरी हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, आज नहीं है लेकिन इन फ्यूचर हो सकती है। तो हो सकता है आप लिखेंगे शी, आई विश शी बिकेम माइन। यहां पर माइन शब्द का प्रयोग करेंगे बच्चा, मेरी हो जाए। ठीक, माई नहीं लिखना, माई के बाद ऑब्जेक्ट आना, वर्ड आना जरूरी है नाउन के रूप में, तो शी बिकेम माइन। ठीक है, हाँ सर तब के लिए, तब कहाँ है बेटा? अच्छा तब, यहां पर पीछे वाले में,
कहाँ कहीं तब लिखा था यहाँ पर, जब उसने मुझे गाली बकी मैंने उसे मारा। मेरी माँ ने खाना बनाया, कहाँ लिखा है बेटा, आई विश शी बिकेम माइन। क्या लगाया है बेटा, तब के लिए, जब के लिए आता है। अगर तब आ भी रहा है, जैसे यहाँ लिखा है जब उन्होंने बोला तो मैंने सुना, यहाँ तो के लिए आप सोच रहे होंगे ना कि यहाँ पर तो लिखा है, तो ऐसी कंडीशन है बेटा, तो की इंग्लिश नहीं होती, क्योंकि इसकी इंग्लिश जब में ही इंक्लूड है। यहाँ वाइल शब्द का प्रयोग या व्हेन शब्द का प्रयोग करोगे तो जब और तब एक साथ इंक्लूड हो जाएगा। और जब वो सेंटेंस पूरा हो जाता है तो यहाँ कॉमा लगा देते हैं। यहाँ पर कॉमा लगा, देखो बेटा, ये वाला कॉमा देखो है लगा, तो कॉमा लगा देते हैं, वो तब की इंग्लिश वहां नहीं आती। ठीक, अब यहाँ देखो, काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता, तो यहाँ पर विश है, क्योंकि अभी नहीं हो सकते, तो अब आप लिख सकते हैं आई विश आई हैड बीन, आई हैड बीन, इसे पास्ट के परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, आई हैड बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन। ठीक, हाँ, चलिए टाइम बहुत हो गया है, जो डिस्कस करना था वो हम डिस्कस कर नहीं पाए। कंटिन्यूअस जब हम आपको पढ़ाएंगे, आई वर द प्राइम मिनिस्टर भी होता है, यहाँ पर हाई हैड बीन के ऊपर भी हमें चर्चा करनी चाहिए थी, बट 50 के ऊपर हो रहा है टाइम, और मज़ा आ रहा है हमको भी, इसी वजह से आपका टाइम हम पूरे पूरे 10 मिनट बढ़ा दे रहे हैं। आप लोग का रिस्पॉन्स भी अच्छा है, और कोशिश करो 100%, जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक हम सेटिस्फाइड खुद से नहीं होंगे। कोशिश यही करते हैं कि किसी भी तरह करके 100% बच्चों को समझ में आए और वो खुश रहें, अच्छे रहें। लेकिन अब टाइम ओवर है, तो नेक्स्ट क्लास हमारा मंडे को होगा, और फिर हम लोग चर्चा करेंगे प्रेजेंट और पास्ट के कंटिन्यूअस टेंसेस के ऊपर। वहाँ समय मिलता है, क्योंकि बहुत ही वो वहाँ पर कोई खास कंडीशन नहीं है, वो छोटा सा टॉपिक है, उसमें हम लोग वो जो कल बचा है और आज बचा हुआ उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। आज का होमवर्क है बेटा, इसके ऊपर आपको होमवर्क जो करना है वो होमवर्क है आपका, कहाँ गया भाई होमवर्क, ये आज का होमवर्क है आपका डीपीपी लेक्चर 3 का। ये कुछ वर्ड्स हैं, उम्मीद है कि आप ये वर्ड्स लिख रहे होंगे। मेरी बात मानना बेटा, अभी इसके ऊपर हमसे कोई सवाल मत करना, 1 महीने बाद सवाल करना सर उन वर्ड्स का क्या करना है। तुम खुद सोचोगे कि अभी इतने वर्ड्स हमारे पास हैं, और इनमें से 300 वर्ड अगर हमने आपको दे दिए 30 दिन में, तो यकीन मानिए 50 से 100 वर्ड आपको याद हो चुके होंगे, और आपकी इंग्लिश का लेवल बहुत ही स्टैंडर्ड और हाई हो चुका होगा, ये मेरी गारंटी। इसको पता आप लिखते रहिए और पढ़ते रहिए। अगर आपको लग रहा है इसके ऊपर वाक्य बना सकते हैं आप, तो बना लीजिए। साफ सुथरा वर्ड है डेंटी, डेब्रिस का मतलब मलबा, यहाँ पे ये डेब्रिस क्यों पढ़ा है, आप हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर बोलना शुरू करो। मेरी आपको श्योरिटी है कि आप इंग्लिश भी बोलने लगेंगे, ग्रामर भी सीख लेंगे, पूरा लिटरेचर भी समझ में आएगा। हमारी बातों को फॉलो करिए, इन वर्ड्स का प्रयोग अपने भाषा में करिए, पूरा पूरा इंग्लिश नहीं बोलिए। आप कहिए ये कूड़ा करकट क्यों पड़ा है, तो आप कूड़ा या कचरे के लिए कहिए ये डेब्रिस यहाँ क्यों पड़ा है। आपके वर्ड्स या आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, यही वजह से हम आपको अगले 1 महीने तक ऐसे ही वर्ड्स देते रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। डीबीएस मिलावट करना, यार तुम डीबीएस बहुत मतलब तेल वाले डीबीएस कर देते हैं। पजल, ये कैसी पजल है, आप हिंदी और इंग्लिश मिलाकर बोलिए, बस वर्ड्स आपके जबान पर आने चाहिए। तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर टेलिंग अ मिथ, या मिथ का मतलब झूठ से होता है, काल्पनिक कहानी से होता है, या काल्पनिक कथा से। डिफाइल दूषित करना, डाइल्यूट पतला करना। डीफेस का मतलब सूरत बिगाड़ देना, अरे तुम आप चेहरा बिगाड़ दे भाई, कहते हो ना, तो सूरत बिगाड़ने को डीफेस कहते हैं। ठीक है, ड्वेस शैतान या दुर्भाग्य। एडमायर का मतलब तारीफ करना, यार मुझे बड़ा एडमिरेशन मिलता है या एडमायर करते। जब आप इन वर्ड्स के ऊपर सर्च मारेंगे गूगल पर, तो आपको इसके रिलेटेड बहुत से फैक्ट मिलेंगे, नाउन, प्रोनाउन, सिनोनिम, एडजेक्टिव, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब के बारे में जानकारी होगी। इसी वजह से हम आपको ये वर्ड्स दे रहे हैं कि आप एक एक्स्ट्रा चीज़ें भी समझें। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑनलाइन। मिलते हैं मंडे को एक बार फिर से पास्ट एंड प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंसेस के साथ। थैंक यू सो मच।